हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और आज हम पढ़ेंगे BHDLA 138 की ये बुक, जिसका नाम है हिंदी साहित्य विविध विधाएँ। और हम इस बुक की इकाई 1 को पढ़ेंगे। इकाई 1 जो है पूस की रात, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। इकाई 1 को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखिए, खंड का परिचय, खंड 1 का परिचय ले लीजिएगा। ये खंड 1 की पहली इकाई है, पूस की रात, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। हम इस कहानी में, इस इकाई में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं कहानी का सार, कथा वस्तु, परिवेश, संरचना शिल्प और प्रतिपाद्य। हम इन टॉपिक्स को इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का सार सबसे पहले हम देख लेते हैं। कहानी का सार जो है हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये पूरी कहानी दी गई है, आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसे नहीं पढ़ेंगे। इसकी बजाय हम जो है कहानी के सार से शुरू करते हैं। तो देखिए, पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक हल्कू मामूली किसान है। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर खेती करके वह गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। तो इन लाइनों में हमें बताया गया है कि यह कहानी जो है ग्रामीण जीवन से संबंधित है, ग्रामीण जीवन से संबंधित है। और इस कहानी का नायक जो है हल्कू हल्कू है, जो एक किसान है और उसने ऋण भी लिया हुआ है, जिसको चुकाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है। आगे चलते हैं। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उसने मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठे किए हैं, लेकिन वह 3 रुपए भी महाजन ले जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका बहुत विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में लाचार हो जाती है। आगे की इन लाइनों में हमें बताया गया है कि हल्कू जो है मजदूरी कर कर 3 रुपए इकट्ठे करता है, लेकिन वो 3 रुपए उससे महाजन ले जाता है। महाजन जो है, जिससे हल्कू ने ऋण लिया हुआ है, वो रुपए महाजन ले जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी, अब यहाँ पर जो है तीसरे पात्र का जो है यहाँ पर आगमन हुआ है। पहले हल्कू, उसके बाद महाजन, अब हल्कू की पत्नी मुन्नी इसका बहुत विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में लाचार हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है। पौष का महीना है, ठंडी हवा बह रही है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने को कुछ नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। तब वह पास के आम के बगीचे से पत्तियां इकट्ठा कर अलाव जलाता है। अलाव की आग से उसका शरीर गर्मा जाता है और उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। इन लाइनों में हमें बताया गया है कि हल्कू अपने खेत पर जाता है फसल की रखवाली करने के लिए। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा। अब यहाँ पर चौथे पात्र का आगमन हुआ है, जो हल्कू का कुत्ता जबरा है, वही अकेलेपन में उसका साथी है। पौष का महीना है, इसका सर्दियों का महीना है, ठंडी हवा बह रही है, ये इसमें बताया गया है। और हल्कू के पास ओढ़ने को कुछ नहीं है, एक पुरानी चादर के अलावा। और ये आप रिलेट कर सकते हैं, पिछली लाइन में उन्होंने पढ़ा था कि उसके पास 3 रुपए थे जो उसने कंबल खरीदने के लिए इकट्ठे किए थे, जो महाजन ले गया था। और इस ठंड से बचने के लिए हल्कू जो है अलाव जलाता है, और अलाव की गर्माहट से उसको थोड़ी जो है ठंड से आज़ाद मिलती है। हम आगे पढ़ते हैं। उधर खेत में नील गायें घुस जाती हैं। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है, वह उन पर भौंकता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नील गायें घुस आई हैं। देखते हैं, उधर खेत में नील गायें घुस जाती हैं। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है, वह उन पर भौंकता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नील गायें घुस आई हैं, लेकिन वह बैठा रहता है। नील गायें खेत को चरने लगती हैं, तब भी हल्कू नहीं उठता। एक बार उठता भी है तो ठंड के झोंके से पुनः बैठ जाता है और अंत में चादर तान कर सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है, बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी।
इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हल्कू के खेत में नीली गायें घुस जाती हैं, उसके कुत्ते को इसकी हाट हो जाती है, लेकिन हल्कू को भी इसका पता चलता है, लेकिन हल्कू जो है सर्दी के मारे वहाँ से उठता नहीं है और नीली गायें पूरे खेत को चौपट कर देती हैं। सुबह हल्कू की पत्नी हल्कू को जगाती है और उसे बताती है कि फसल नष्ट हो गई है और हमें मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू इस पर प्रसन्न है, वह दुखी नहीं है। उसको इस बात की प्रसन्नता है कि अब यहाँ ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। इसके साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है और आगे हम यहाँ पर देखेंगे। ये कहानी का सार था जो हमने अभी पढ़ा है और यहाँ पर देखिए व्याख्या दी गई है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। अभी हम चलते हैं इससे आगे और ये यहाँ हम कथावस्तु हम यहाँ पर देखेंगे। कहानी में कथावस्तु का निर्माण घटनाओं तथा पात्रों के पारस्परिक सहयोग से होता है। कुछ कथानक ऐसे होते हैं जिनकी बनावट में परिवेश की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। कथ्य के अनुसार ही कथावस्तु का स्वरूप बनता है। उसी के अनुसार कभी घटनाएं प्रदान हो जाती हैं, कभी चरित्र, कभी परिवेश या वातावरण। इस कहानी में घटनाएं बहुत अधिक नहीं हैं, न ही परिवेश का विस्तृत चित्रण किया गया है, पात्र भी बहुत कम है। इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें घटना, विकास, पात्रों का चरित्र और परिवेश तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कथावस्तु जो है कहानी का जो कहानी होती है, जो कहानी का कथ्य होता है, उसे ही कथावस्तु कहते हैं। कहानी के कथानक को कथावस्तु कहा जाता है और जो कथावस्तु होती है वो घटना और पात्रों के सहयोग से आगे बढ़ती है। जहाँ पर कभी परिवेश बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाता है, कभी कोई पात्र, कोई चरित्र विशेष हिस्सेदारी निभाता है, तो कभी जो है घटनाएं प्रदान हो जाती हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। और इस कहानी में बहुत अधिक घटनाएं नहीं हैं और ना ही परिवेश का जो है चित्र विस्तृत रूप से चित्रण नहीं किया गया है। पात्र भी बहुत कम हैं, 4 ही पात्र हैं इसमें। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर कहानी का आरंभ दिया गया है। पूस की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानी में गिनी जाती है। इस कहानी में कथा का अधिक विस्तार नहीं है। देखिए पहले बताया जा चुका है कि कहानी में कथा का अधिक विस्तार नहीं है, ना घटनाक्रम तेजी से बदलता है, घटनाएं कम है। कथा का आरंभ हल्कू के घर से होता है। कहानीकार हल्कू के घर का उतना ही वर्णन करता है जितना कि उसे कहानी से संबंध है। हल्कू ने कर्ज ले रखा है। सहना जिससे कर्ज लिया है वह अपना रुपया मांगने हल्कू के यहाँ आता है। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से रुपए मांगता है। मुन्नी के पास 3 रुपए हैं जो हल्कू ने मजदूरी में से बड़ी मुश्किल से बचाए हैं ताकि एक कंबल खरीदा जा सके। बिना कंबल के जाड़ों की रात खेतों पर गुजारना कठिन होगा, इसलिए मुन्नी रुपए देने का विरोध करती है। इस समय पति पत्नी में जो बातचीत होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुन्नी कहती है न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मुन्नी के इस कथन में एक बड़ी सच्चाई को प्रेमचंद ने उजागर किया है। किसान मजबूर होकर महाजन से ऋण लेता है किंतु उसके बाद वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। ब्याज दर के जाल में वह ऐसा उलझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत मजदूरी उसे चुकाने में ही चुक जाती है। देखिए यहाँ पर भारतीय किसान की जो दुर्दशा है, जो उसकी विडंबना है, उसको यहाँ पर उजागर किया है प्रेमचंद जी ने। पति पत्नी के बीच जो संवाद हुआ है उसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने यहाँ पर बताया है कि भारतीय किसान की किस तरह से दुर्दशा होती है और वो किन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करता है, वो इसमें बताया गया है। जब एक बार कोई किसान ऋण ले लेता है तो उसके ब्याज को चुकाने में ही उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, वो कभी उससे पूरा ही नहीं हो पाता, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी किसानों के जीवन की इस व्यवस्था को और उजागर करते हुए कहती है, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। स्पष्ट ऋण चुकाते रहने की विडंबना से परेशान किसान के मन में यह सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या उसका जन्म केवल ऋण चुकाने के लिए ही हुआ है? क्या उसकी मेहनत इसी तरह दूसरे हड़पते रहेंगे और अपना पेट भरने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ेगी? अगर अपना पेट भरने के लिए मजदूरी ही करनी है तो फिर खेती से चिपके रहने का क्या मतलब? इसी भावना से प्रेरित होकर मुन्नी हल्कू से कहती है, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजदूरी में सुख से खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। बहरहाल हल्कू 3 रुपए सहना को दे देता है। यह कहानी का पहला भाग है।
यहाँ पर किसान के जीवन की जो विडंबना है उसको और आगे प्रेमचंद जी ने उजागर किया है मुन्नी के माध्यम से। मुन्नी कहती है कि किसान हम जो है मर मर कर काम करते हैं और जो उससे पैसा आता है वो बाकी देने में ही, ब्याज देने में ही, ऋण चुकाने में चला जाता है। और ऊपर से जो है धौंस जिन लोगों से उन्होंने किसान जो है जिन लोगों से, महाजन से, जमींदार से जो है किसान ऋण लेता है तो वो लोग किसान पर धौंस जमाते हैं। तो इस सब से किसान के मन में एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसका जन्म जो है बाकी चुकाने के लिए ही, क्या ऋण चुकाने के लिए ही उसका जन्म हुआ है? ये सवाल किसान के मन में पैदा होता है और ये भारतीय किसान की जीवन की सच्चाई है जो प्रेमचंद जी ने यहाँ पर जो है बताई है। चलिए कहानी का विकास देख लेते हैं। कहानी का दूसरा भाग हल्कू के अपने खेत पर आरंभ होता है। पूस की अंधेरी रात है। हल्कू के साथ सिर्फ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। ठंडी हवा चल रही है। हल्कू के पास सर्दी से बचने के लिए एक चादर भर है, लेकिन वह चादर उसे ठंड से उसकी रक्षा नहीं कर पाती। यहाँ पर बताया गया कि कैसे हल्कू रात को अपने खेतों पर रखवाली करने के लिए जाता है और उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा भी है और वह ठंड से काफ़ी परेशान, उसे ठंड लग रही है और उसके पास ओढ़ने के लिए बस एक चादर है जो उसकी ठंड से रक्षा नहीं कर सकती। और इसी के सहारे वह खेत में रात गुजारता है और वह जो है ठंड से बचने के लिए अलाव भी जलाता है। आगे पढ़ते हैं। खेत में हल्कू की सबसे बड़ी चिंता ठंड से बचाव की है। वह जबरा को संबोधित कर कहता है कि इतनी सर्दी में तुम मेरे साथ क्यों आए? फिर इसी तरह की बात करते हुए अपनी स्थिति की तुलना उन भाग्यवान लोगों के साथ करने लगता है जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागें, मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े की गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। यहाँ हल्कू की बात के माध्यम से रंजन समाज एक बहुत बड़े अंतर्विरोध को उजागर करते हैं। देखिए यहाँ पर हल्कू जो है अपनी तुलना दूसरे लोगों से करता है, जो उससे अमीर लोग हैं उनसे अपनी तुलना करता है। भाग्यवान लोग उन्हें वो बुलाता है कि उनके पास जो है सभी सुख सुविधाएं हैं, मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल हैं, उनके पास गर्मी और सर्दी दोनों से बचने के लिए साधन है। और हल्कू इसे तकदीर की खूबी बताता है कि मजा मजदूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने जो हमारे समाज में गरीब और अमीर का जो अंतर है उसे यहाँ पर प्रेमचंद जी ने उजागर किया है। और हल्कू जो है गरीब होने के साथ साथ ही अशिक्षित भी है और इस वजह से वो इसे तकदीर की खूबी मानकर बैठा है। आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा। और अब हम चलते हैं कहानी की परिणति की ओर। हल्कू के खेत में नीलगायों का झुंड घुस आता है जिनकी हाट पर जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर भागता है, लेकिन हल्कू नहीं उठता। यहाँ पर ऐसा बताया गया, अपने मन को झूठा दिला देते हुए सोचता है कि जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। जबरा लगातार भौंकता रहता है लेकिन हल्कू को आलस्य गिरे रहता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि हल्कू अपनी फसल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या वह आलसी है? क्या वह ठंड के मारे इतना परेशान था कि अपनी फसल का नष्ट होना भी वह सर्दी के मुकाबले बर्दाश्त कर सकता था? स्पष्टीकरण ये नहीं है। जैसा कि जैसा कि कहानी से साफ है, हल्कू की वह मानसिकता जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आखिर वह अपनी फसल की रक्षा किसके लिए करे? क्या सिर्फ महाजनों को लुटाने के लिए? और उसकी मेहनत खुदखोरों पर जमींदारों के पास ही जानी है तो फिर नीलगाय चर लें तो क्या? देखिए यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी ने एक किसान के मन की भावना को उजागर किया है कि कैसे किसान अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर अपनी फसल की रक्षा करने के लिए भी नहीं उठता। उसका आत्मविश्वास जो है वो गिर चुका है। अब उसे अपनी फसल की भी चिंता नहीं है। उसे ये लगता है कि इस फसल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इससे जो भी पैसे आएंगे वो ऋण चुकाने में ही चले जाएंगे। इसलिए इसे नीलगाय चर ले तो क्या? तो देखिए किसान की कैसी विडंबना हो गई है कि किसान अपनी ही 6 महीने में जो उसने फसल तैयार की थी इतनी मेहनत करके, वो उसे नीलगायों के हाथों चरने के लिए छोड़ देता है। इतनी परेशान जो है वो अपने जीवन की दुखों से हो चुका है कि अपनी फसल को बचाने के लिए भी वह कोशिश नहीं करता है।
और यही प्रेमचंद जी जो है इस कहानी में हमें बताना चाहते हैं कि किसान जीवन में कितने दुख दर्द हैं और कितने कष्टों से भारतीय किसान गुजर रहा है। यहाँ पर चित्रण दिया गया है, सभी पात्रों का जो है चित्रण यहाँ पर दिया गया है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, हम इस वीडियो में से नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर थोड़ा परिवेश देख लेते हैं। पूस की रात की रचना प्रेमचंद ने 1930 में की थी। परिवेश का मतलब है देश काल की किस समय में ये जो कहानी लिखी गई है, किस समय का वातावरण है वो। तो 1930 में प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी थी। उस समय भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजी राज था, जिसमें किसानों की दशा जो है अत्यंत दयनीय थी। जमींदार मालगुजारे के रूप में किसान की उपज का बड़ा हिस्सा जो है जमींदार मालगुजारे के रूप में वसूल कर लेते थे। और इस कहानी में ग्राम्य जीवन का विस्तृत चित्रण नहीं है, लेकिन ग्रामीण जीवन की सारी विशेषताएं इसमें अत्यंत जीवंत रूप में चित्रित हुई हैं। प्रेमचंद जी ने ग्रामीण जीवन को जो है पूरी तरह से चित्रण तो नहीं किया, लेकिन ग्रामीण जीवन की सारी विशेषताएं इसमें अत्यंत जीवंत रूप में चित्रित हुई हैं। और प्रेमचंद जी ने यहाँ पर ग्रामीण वातावरण को यथार्थक बनाने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जैसे बाज आना, ठंडे हो जाना, चौपट होना आदि प्रेमचंद और ग्राम्य जीवन की सूक्ष्म पहचान थी। आप इसे पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं और संरचना शिल्प पर आ जाते हैं। संरचना शिल्प में हम पढ़ेंगे कहानी की शैली की, कहानी की शैली में लिखी गई है और भाषा। शैली की हम बात करते हैं। पूस की रात प्रेमचंद की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। यह कहानी जितनी कथ्य और प्रतिपादक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी ही भाषा और शैली की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। यह कहानी ग्राम्य जीवन पर आधारित है, लेकिन प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में जिस तरह का आदर्शवाद दिखाई देता है वह इस कहानी में नहीं है। इसका प्रभाव कहानी की शैली पर भी दिखाई देता है। प्रेमचंद ने इस कहानी अपने कथ्य को यथार्थपरक दृष्टि से प्रस्तुत किया है, इसलिए उनकी शैली भी यथार्थवादी है। तो कहानी की जो शैली है वो यथार्थवादी शैली में लिखी गई है। उन्होंने आदर्शवाद जो प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में दिखता है वो नहीं दिखाया। यथार्थवादी शैली का मतलब ये होता है कि जो यथारूप प्रस्तुत करना, किसी भी समस्या को, किसी भी परिवेश को, किसी भी घटना को यथापरक जैसी है वैसे ही पाठक के सामने प्रस्तुत कर देना, उसे यथार्थपरक शैली की एक विशेषता होती है। और ये जो कहानी है यथार्थवादी शैली में लिखी गई है। यहाँ पर बताया भी गया है कि रचनाकार जीवन यथार्थ को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वे होती हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा। अभी हम भाषा देखते हैं। भाषा प्रेमचंद की कहानियों की भाषा बोलचाल की सहज भाषा के नज़दीक है। प्रेमचंद की कहानियों की जो भाषा है वो बोलचाल की सहज भाषा के नज़दीक है। हालांकि बोलचाल की सहज भाषा नहीं है, लेकिन उसके नज़दीक है। उनके यहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के उन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो बोलचाल की हिंदी के अंग बन चुके हैं। बहुत शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो कहानी के परिवेश के अनुसार शब्दों का चयन करते हैं। जैसे ग्राम्य जीवन से संबंधित कहानियों में देशी शब्दों, मुहावरों, तालोक्तियों का अधिक प्रयोग होता है। वाक्य रचना भी सहज होती है। लंबे और जटिल वाक्य बहुत कम होते हैं और प्रायः छोटे और सुलझे वाक्य होते हैं, ताकि पाठकों तक सहज रूप से संप्रेषित हो सके। तद्भव शब्दों जैसे उपज, पूस, जन्ममुख, ये देश शब्द भी यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। प्रेमचंद जी ने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रतिपाद्य की ओर। रहा रचना लेखक किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही करता है। जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर रचनाकार रचना करता है, कहानी का वही प्रतिपाद्य कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस उद्देश्य से कहानी का जो उद्देश्य है वही कहानी का प्रतिपाद्य कहलाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। पूस की रात कहानी को अपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। आपने अब तक कहानी विश्लेषण पढ़ा, उससे स्पष्ट हो गया कि प्रेमचंद कहानी माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। हम उन्हीं बातों पर यहाँ प्रस्तुत करेंगे। कहानी चौथे दशक के दौरान लिखी गई। उस समय भारत पराधीन था और यहाँ की जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रही थी। तो जो बातें हमने ऊपर पढ़ी हैं उन्हीं बातों यहाँ पर पुनः से जो है बताया गया है। सभी बातों को आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। शीर्षक की उपयुक्तता भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये हमारी इकाई 1 जो है पूर्ण हो चुकी है, यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। सारांश दिया गया है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। और ये हमारी इकाई 1 पूरी हो चुकी है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा।
अगर वीडियो आपके लिए जो है जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद।